सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार। और आज के पार्ट में 9 नीदर वर्ल्ड से लिऊ फेंग कैसे बाहर निकलता है, उनको कैसी टक्कर देता है और कैसे स्ट्रेटेजी सिस्टम और कैरेक्टर ग्रोथ का ये कॉम्बिनेशन स्टोरी एक नया टर्न लेती है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। इसलिए ये एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने अब तक देखा कि लिऊ फेंग 9 नीदर वर्ल्ड में जाके फंस जाता है। यहाँ पे सारे लोग उसे हंट करने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिऊ फेंग के डिमोनिक क्लोन को भी वर्ल्ड ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है और अब वो लिऊ फेंग के करीब तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ 3 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स और कुछ 9 बहुत बड़े बड़े जनरल्स लिऊ फेंग को पकड़ने के लिए हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाते हैं। और अब आगे होमीज, हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिऊ फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आसपास सारे लोगों ने घेरा बांध लिया था। चप्पे चप्पे पे इनके सोल्जर्स तैनात थे और ये लोग भाई झुंड में मिलकर लिऊ फेंग को ढूंढ रहे थे। इस दौरान बावता लिऊ फेंग से कहती है कि यार खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 10 बिलियन किलोमीटर के एरिया को चेक किया है और मुझे पता चला है और मैंने पाया कि 30 लाख से ज्यादा जो वर्ल्ड मास्टर है वो पड़े हुए हैं और 600 से ज्यादा इमॉर्टल्स भी उनके साथ उन्हें लीड कर रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और इनका ये पेट्रोलिंग का तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे आसपास सर्कल बनाया हुआ है और धीरे धीरे इनका दायरा श्रिंक हो रहा है। इस दौरान हम यहाँ पे 9 नीदर वर्ल्ड के लॉर्ड को देखते हैं, जहाँ पर उसे अपनी पूरी की पूरी आर्मी पे काफी ज्यादा प्राउड हो रहा था और वो कहने लगता है कि हम अपने डिवाइन सेंस के जरिए से किसी भी चीज का बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। और तो और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल हमारे हिसाब ढल चुकी है, जिसके चलते हमें किसी चीज की मुश्किल नहीं होती। और अब मुझे उस घुसपैठी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि बेचारा यहाँ पर बहुत बुरी मौत मारा जाने वाला है। इस दौरान यहाँ पे उसका जो जनरल था वो आगे इन्फॉर्म करता है कि लॉर्ड, हमने 9 लेयर सर्कल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया है और अब चप्पे चप्पे पर हमारे लोग तैनात हैं। जिसमें वो खुश होता है और सभी से कहता है कि किसी से भी एक छोटा सा पत्थर भी नहीं छूटना चाहिए, हर एक चीज को बारीकी से चेक करो। अब ये सुनते साथ ही ये सभी लोग फैल जाते हैं और यहाँ हम लिऊ फेंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी स्क्रीन पर इनके पूरे 9 लेयर फॉर्मेशन को देख रहा था और वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि इतनी कड़ी सिक्योरिटी। इस दौरान लिऊ फेंग समझ चुका था कि उसे अपनी लोकेशन को बार बार चेंज करते रहना होगा, वरना ये लोग उसे डिटेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि लिऊ फेंग को टाइम बाई करना था, क्योंकि किसी भी वक्त उसकी जो क्लोन बॉडी है वो यहाँ पर आती होगी। और तो और लिऊ फेंग के पास ज्यादा वक्त भी नहीं, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे अपना जो दायरा है इसे और ज्यादा छोटा करते जाते हैं। यहाँ पे ये लोग का छुपी का खेल चलता रहता है, पर तभी एक बंदा लिऊ फेंग को डिटेक्ट कर लेता है और वो उसे देखते साथ ही अपने सारे साथियों को बता देता है कि मुझे वो घुसपैठिया मिल चुका है। लेकिन तब तक लिऊ फेंग उसे पकड़ के मसल नहीं वाला था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। इसने सिग्नल्स चारों ओर स्प्रेड कर दिए थे। यहाँ पे इस बंदे को मसलते साथ ही लिऊ फेंग समझ आता है कि जल्द से जल्द निकलना होगा, पर जैसे ही वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है, भाई साहब यहाँ उसके सामने पूरी की पूरी आर्मी खड़ी थी और यहाँ इनका जो 9 नीदर वर्ल्ड आर्मी का जो लीडर था ना, वो भी यहाँ पे हाजिर हो चुका था। और भाई लिऊ फेंग को देखते साथ ही इसकी आंखों में जो किलिंग इंटेंट था, लिऊ फेंग इस चीज को साफ देख पा रहा था, जिसके बाद वो कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अब ये चूहे बिल्ली का खेल फाइनली मैं खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने सारे के सारे सोल्जर से कहने लगता है सभी लोग 9 लेयर कंबाइन अटैक को प्रिपेयर करो। भाई ये कहना ही था और हम देखते हैं कि एक एक करके सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर अपने फोर्सेस को कंबाइन करते हैं, जिसके साथ ये लोग अपनी पावर को रिलीज करते हैं और यहाँ पर एक जायंट सा एनर्जी बॉल क्रिएट होता है, जिसे देखकर लिऊ फेंग भी इसकी जो एनर्जी की रेटिंग्स है इन्हें देखकर समझ चुका था कि यार बहुत बुरा फंस चुका हूँ इस बार में। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे एनर्जीज किसी शार्प स्लैश अटैक में कन्वर्ट हो जाता है और तेजी से ये लिऊ फेंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान ये सारा नजारा देखकर सभी लोग बहुत खुश थे और कहने लगते हैं कि अब तो ये मरेगा। ये स्लैश अटैक सीधे जाकर लिऊ फेंग की बॉडी से हिट होते हैं, जिससे एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया और अगले ही पल ये सारा अटैक सीधा जमीन से जा टकराया था। और यहाँ ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग अटैक था कि वहाँ की जमीन में बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज मेंशन करानी चाहूंगी कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये काफी ज्यादा है। इवन कि लिऊ फेंग को भी उड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, लेकिन ये जो अटैक था ये इतना ज्यादा स्पीड से और इतना टेरिफाइंग था कि मैग्नेटिक फील्ड को भी मात देते हुए इसने जमीन की ये दुर्दशा कर दी। कि तभी यहाँ पर ये जो लॉर्ड था ये समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर यहाँ लिऊ फेंग की बॉडी को ना पाकर वो समझता है कि शायद वो मारा जा चुका है और अब उसकी जो वर्ल्ड रिंग थी वो जमीन पे पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो जैसे उसे उठाता और अपने डिवाइन सेंस के जरिए से चेक करता है कि आखिर इसके अंदर कौन सी चीज है। तो यहाँ पे वो देख के हैरान था कि इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था, जिसके चलते से बहुत गुस्सा आता है और वो समझ आता है कि यहाँ पर ये जो इमॉर्टल आया था इसकी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो जरूर रही होगी, वरना जिस बंदे ने हमें इतने दिनों तक दौड़ाया अपने पीछे, वो इतनी आसानी से कैसे सरेंडर करके मर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए उसके पास कोई बैकअप ही ना रहा हो। कि तभी वो यहाँ पर सभी को आदेश देता है और कहता है कि चप्पे चप्पे को छान मारो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो नहीं मरा। अब यहाँ पे वो वापस से 9 लेयर डिफेंसिव बैरियर को वापस से एक्टिवेट करते हुए
सभी से कहता है कि अपने अपने लोकेशन पे वापस जाओ और उसकी तलाश जारी रखो। ये सुनते साथ ही सभी लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर उसने ज़र के जो पपेट्स होते हैं उन पर उसने अपना डिवाइन सेंसर लगा के वहाँ पे छोड़ दिया था, जिसके चलते इन्हें ऐसा लगता है कि ये वही बंदा है। और इससे पहले भी लुओ फेंग जहाँ जहाँ पे भी गया था बेसिकली उसने अपने वो जो ज़र के वॉरियर्स थे उन पे अपना डिवाइन सेंस लगा के छोड़ा हुआ था और यही इसकी स्ट्रेटेजी है और वो लगातार इस चीज को करता रहेगा जब तक इसकी क्लोन बॉडी यहाँ ना आ जाए। इसी दौरान हम यहाँ पर उसकी क्लोन बॉडी को देखते हैं जो कि इस लेक के काफी करीब आ चुका था और जैसे ही वो उस व्हर्लपूल के अंदर जाता है तो भाई साहब यहाँ पर इसे अंदाजा हो जाता है कि लुओ फेंग कितने क्रूशियल मोमेंट में होगा इस वक्त। जहाँ पर आने के लिए ही इतना खतरनाक रास्ता अपनाना पड़े तो अंदर क्या ही बवाल होगा। अब इस दौरान वो अपनी बॉडी को लिक्विड फॉर्म और अपने डोमेन दोनों को कंबाइन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है और अगर उसके पास ये टेक्निक ना होती तो शायद यहाँ पर वो 2 सेकंड से भी ज्यादा टिक नहीं पाता। इस दौरान यहाँ पे हम बाकी सारे उन वॉरियर्स को देख रहे थे जो कि अभी भी लगातार चप्पे चप्पे पर लुओ फेंग को ही ढूंढ रहे थे और यहाँ का सीन हम देखते हैं कि यहाँ पर तो अलग ही खेल चल रहा था क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों ने लुओ फेंग को पकड़ा था वो असल में लुओ फेंग के जाल में फंस चुके थे क्योंकि जिन्हें भी इन्होंने लुओ फेंग समझ के यानी कि वो जो घुसपैठिया समझ के पकड़ा था वो तो असल में ज़र्ग वॉरियर्स होते हैं जिन्हें कि लुओ फेंग ने अपने डिवाइन सेंस के जरिए से इन्हें ट्रिक कर दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनको मारने के बाद इनका ट्रू फॉर्म जाहिर हो जाता है यानी कि ज़र्ग फॉर्म में ये आ जाते हैं जिसे देखकर भाई सभी के तो होश उड़ चुके थे। इस दौरान हम लुओ फेंग को देखते हैं जहाँ पर लुओ फेंग यहाँ से सेफली एक कोने में छिप के बैठा हुआ था और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। इस दौरान यहाँ पे जिन लोगों ने ज़र्ग वॉरियर को पकड़ा था इन्हें ये लगता है कि ये इसका कोई साथी होगा जो कि इसे बचाने के लिए इसके रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया हो, तो वो यहाँ पर इसे पकड़ के मार देते हैं और भाई खुशी के साथ सभी को इतने प्राउडली वे में कह रहा था कि हाँ हम लोगों ने ना उस घुसपैठिए के एक साथी को पकड़ दिया है और हम उसकी डेड बॉडी को आप सभी के सामने ला रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनका लीडर होता है वो भी अपनी फौज के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड हो रहा था और वो कहने लगता है ये हमें लगता है कि शायद इसके अलावा भी इसके बाकी और साथी भी मौजूद होंगे। लगा नहीं था कि एक को पकड़ने जाएंगे तो काफी सारे घुसपैठियों को हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर ये कहते साथ ही वो जो सिक्योरिटी थी उसे और ज्यादा टाइट कर देता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए उस लड़के को तो हम पकड़ के ही रहेंगे और उसके साथ ही और उसको सभी को मार के यहाँ पे सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। यहाँ पे ये सारा सीन चल रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लोन वॉर्ड भी काफी तेजी से लुओ फेंग की लोकेशन को डिटेक्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी यहाँ पे बाबा कहने लगती है कि हमें कुछ करना होगा और फिर वो लुओ फेंग से कहने लगती है कि लुओ फेंग हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि इन लोगों ने अपना दायरा और ज्यादा छोटा कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग कुछ ही देर में तुम तक पहुंच जाएंगे। आखिर तुम कर क्या रहे हो? इस दौरान लुओ फेंग जो कि सब कुछ प्लान कर रहा था लेकिन फिलहाल वो जल्दबाजी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और इन लोगों ने काफी सारे जो ज़र्ग वॉरियर्स है उन्हें मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नाइन ईदर वर्ल्ड का लीडर था वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था और इमीडिएटली वो यहाँ पर अपने पैर को जमीन पे तेजी से मारता है जिससे उसकी और इम्पैक्ट दोनों चारों ओर फैल जाती है और सभी का ध्यान अब अपने लीडर पे जाता है। लेकिन उसने तो ये मैसेज लुओ फेंग को देने के लिए किया था ताकि उसका ध्यान उसकी तरफ आए और अब वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज सब तक पहुँच रही है और हम लोग बस कुछ ही देर में उस आखिरी मोर्टल को भी पकड़ लेंगे क्योंकि अब तक हमने उसके सारे साथियों को धर दबोचा है और अब बस यहाँ से जो 1 से 1.5 लाख किलोमीटर का एरिया है वही बचा है। और अब वो अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि मेरी बात गौर से सुनो, सभी लोग यहाँ के चप्पे चप्पे को छान मारो और स्पेशली जो 1 लाख किलोमीटर का दायरा है उसे और गौर से देखो और साथ ही वो इनकी स्पीड को भी बूस्ट करने को कहता है ताकि जो श्रिंक होने का टाइमिंग है ये भी पड़ जाए। यानी कि अगर पहले ये लोग 1 से 2 किलोमीटर का एरिया 1 से 2 मिनट में सर्च कर लेते थे, अब ये उसकी स्पीड को 50 गुना बढ़ाने को कह देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी स्पीड वाकई में बहुत बढ़ जाती है और जो सर्कल का दायरा था ये भी धीरे धीरे काफी श्रिंक हो जाता है। और इस दौरान हम यहाँ एक वॉरियर को उस केव के अंदर एंटर होता हुआ देखते हैं जिसके अंदर की लुओ फेंग घात लगाए हुए बैठा था और अब एक एक करके बाकी सभी लोगों का दायरा भी छोटा होने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि ये लोग गुफा को सर्च करते करते सेम उसी दीवार के सामने पहुंच जाते हैं जिसके साइड वाली वॉल पे लुओ फेंग छिपा हुआ था। यहाँ पे ये बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, तभी लुओ फेंग इसके सामने आ जाता है। लेकिन सेम चीज हम अलग डायरेक्शन में भी देखते हैं जहाँ पर जो नाइन ईदर वर्ल्ड का जो वॉरियर होता है वो तो यहाँ पे लुओ फेंग को पकड़ते साथ ही उसे दबोच लेता है। लेकिन इस बार तो लुओ फेंग ने सभी को ट्रिक कर दिया था क्योंकि यार ये सब के सब जो है वो ज़र्ग वॉरियर्स निकलते हैं जिन्हें कि लुओ फेंग ने अपने डिवाइन सेंस के जरिए से अपना क्लोन बनाया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से लुओ फेंग के क्लोन्स जो है पकड़े जाते हैं और ये लोग पकड़ते साथ ही उन्हें मसल के रख देते हैं और यहाँ पे इतनी बेरहमी के साथ मारते हैं कि मैं तुम्हें अब क्या ही बताऊं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो तीसरा क्लोन था वो भी पकड़ा जाता है और ऐसे ही करते करते
जो इनका सर्कल था फाइनली वो भी कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो इन लोगों ने इमॉर्टल्स को पकड़े थे यानी कि ज़र्क वॉरियर्स, उनकी तादाद 42 तक पहुंच चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पे हम उनके लॉर्ड को देखते हैं जो कि अभी भी माथा सिकुड़ते हुए कहता है कि आखिर ये गया तो गया कहाँ। कि तभी इसके पास उसके सोल्जर्स के जरिए से एक मैसेज आता है कि जो हमने 9 लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था बैरियर के फॉर्म में वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जो आखिरी जगह थी हमने उससे सर्च किया जहाँ पर हमें बाकी के कुछ इमॉर्टल्स मिले थे जिन्हें कि हमने पकड़ते साथ ही मौत के घाट उतार दिए और जिनके पास से कि हमें कुछ खास ट्रेजर्स नहीं मिले। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सभी आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 42 इमॉर्टल्स का नाम सुनकर ये जो बंदा था यानी कि इनका लीडर, इसे लगता है कि शायद वो जो घुसपैठिया जिसने कि इनके नाक में दम करके रखा है वो भी इनमें मारा गया होगा। लेकिन ये बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हमने जितने लोगों के भी मारा था उनकी वेटेलिटी, उनकी जो एनर्जी थी वो सेम लेवल की थी। अगर इनमें से एक वो खुद इंसान होता तो आखिर इनकी फर्टिलिटी और इनकी पावर, एनर्जी सब कुछ इक्वल कैसे होती। जो और तो और हमने जब सबको मारा तो हमें इनके पास से कुछ खास ट्रेजर भी नहीं मिला, जो कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। पर अफसोस की बात यह है कि हमने सब कुछ देख लिया और जिस इंसान की तलाश आप कर रहे हैं हमें वो कहीं पे भी नहीं मिला। यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो लीडर होता है इसके तो होश उड़ चुके थे। यहाँ पे वो हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो कहाँ चला गया, क्या उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर वो यहाँ पर इतने पावरफुल डिफेंसिव बैरियर से बच के कहाँ जा सकता है, क्या तुम लोगों ने ठीक से सर्च किया। जिस पर सामने वाला हाँ में जवाब देता है। अब ये सुनकर तो इसका सिर और ज्यादा गुस्से से फटने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मैसेंजर से सारी चीजें बताता है, पर तभी जब ये गुस्से से लाल पीला हो रहा था तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में लू फेंग तब से इसके नाक के नीचे बैठकर ये सारा कांड होते हुए देख रहा था। और हम देखते हैं कि वो जिसका वॉरियर था वो और कोई नहीं बल्कि लू फेंग खुद है, जो कि यहाँ पर इसके इतने करीब रहकर बिल्कुल इसके साथ मौजूद था तब से। और अब तक इस बंदे को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। यहाँ पे लू फेंग को ये नजारा देखकर काफी मजा आ रहा था और कहानी में ये जो ट्विस्ट था ये काफी मजेदार था। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लीडर था ये गुस्से से तिलमिला रहा था, वहीं दूसरी तरफ लू फेंग तो अपने असली मिशन को अंजाम दे रहा था, बल्कि वो यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की क्लोन टेक्निक का यूज करते हुए यहाँ पर अपने डीमन क्लोन के जरिए से लाए गए वर्ल्ड ट्री के उस लीफ का यूज करना शुरू कर देता है, ताकि इन तीनों के जरिए से वो यहाँ पर अपने एक और नए क्लोन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर ले। अब यहाँ पे लू फेंग बताने लगता है वो भी हम सभी के लिए कि ये जो वर्ल्ड ट्री हम देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो लाइफ एनर्जी है वो असल में लू फेंग की ये जो बॉडी यूनिवर्स की जो एनर्जी है इसके ऑलमोस्ट इक्वल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोसेस चालू हो चुका था, सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन इतना टेरिफाइंग प्रेशर रिलीज होता है कि सभी लोग यहाँ से उड़े चले जाते हैं। कि तभी धीरे धीरे करके एनर्जी का दायरा बढ़ने लगता है और प्रोसेस भी आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक शेल का रूप ले लेता है, लेकिन अगले ही पल इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है कि वो जो शेल था पूरी तरीके से टूट जाता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी लू फेंग की मदद करता है, अपने पावर के जरिए से एनर्जी को स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड में सब कुछ जैसे खत्म हो जाता है। लू फेंग कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लगता है कि जो वर्ल्ड ट्री के अंदर लाइफ एनर्जी है वो काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा कि मेरा जो बॉडी यूनिवर्स है वो भी इस प्रेशर के आगे सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये एग पूरी तरीके से हैच भी नहीं हो पाया। बेचारा डिमोनिक क्लोन जो था वो सबसे ज्यादा अपसेट हो जाता है, साथ ही फ्रस्ट्रेट भी कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं सालों तक वहाँ पे एक कॉटन फ्लावर की तरह रेंगते हुए गया, मैंने कितना ज्यादा खतरा उठाया, कितनी बार मेरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन मैं जैसे तैसे करके मिशन को अंजाम देकर यहाँ पर आया, लेकिन एंड में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग थोड़े अपसेट थे। इस दौरान सभी लोग थोड़ा सोच विचार कर रहे थे कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 9 नेदर वर्ल्ड के उसी रेजिडेंशियल इलाके को देखते हैं। और बेसिकली लू फेंग यहाँ पे पहुंच चुका था क्योंकि उसे एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के बंदे का जो लाइफ फॉर्म है यानी कि उसके डीएनए का एक अंश चाहिए होगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड ट्री की टेरिफाइंग एनर्जी है, लाइफ एनर्जी, लू फेंग का जो बॉडी यूनिवर्स है ये तो इसे कंट्रोल करने से रहा, तो अब लू फेंग हार थोड़ी ना मान सकता है, उसे तो क्लोन बॉडी बनानी ही है। यहाँ पे लू फेंग ऐसे ही बकरा ढूंढना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर उसे कुछ बच्चे जो कि 9 नेदर वर्ल्ड के हैं वो खेलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर ये लोग भारी तबाही मचा रहे थे। और तभी एक बंदा कहता है कि यार हमें इतना कुछ नहीं करना चाहिए वरना अंकल फिर हमें पनिश करेंगे। जिस पे दूसरा बच्चा कहता है कि पर अंकल तो चाहते हैं ना कि हम लोग बड़े होके वॉरियर बने, स्ट्रॉन्ग बने, तो भला वो हमें क्यों डांटेंगे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि इन लोगों की जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो किसी प्लेनेटरी लेवल के कल्टिवेटर के बराबर है, और जो इनके जो एल्डर्स होते हैं यानी कि जो अडल्ट 9 नेदर वर्ल्ड के बंदे होते हैं वो लोग किसी वर्ल्ड मास्टर लेवल के बंदे की ताकत को पोजेस करते हैं। यहाँ पे ये बच्चे बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि लू फेंग का ध्यान इनकी तरफ
जाता है, जहाँ पे एक बच्चा कहता है कि हम लोग वैसे तो रॉयल ओशन में पैदा हुए हैं, लेकिन एक दिन जब हम लोग काफी ताकतवर हो जाएंगे, नाइन नीदर वर्ल्ड पूल को क्रॉस करते हुए उसके आगे जाएंगे और जहाँ पर की वही एंसेस्ट्रल ओशन मौजूद है। पर दूसरा बच्चा तभी कहने लगता है कि एंसेस्ट्रल ओशन काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन मैं तो उसके एसेंस को ही अब्सॉर्ब करके वहाँ पैदा हुआ हूँ। ये सुनकर एक पल के लिए लुओ फेंग भी हैरान हो जाता है और तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है कि तभी दूसरा बच्चा कहने लगता है कि हाँ, और वो जो 108 जो रॉयल सी है वो भी तो हमारे इसी एंसेस्ट्रल इलाके के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जैसे कि हम देखना भी चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जगह पूरी तरीके से फॉरबिडन है। पर जो भी कहो, वो जो एंसेस्ट्रल ओशन है उससे ये कम नहीं। अब यहाँ पे इन बच्चों की डिस्कशन को जो बाबाता है उससे भी पता चल जाता है और लुओ फेंग जब उससे बात करता है तो बाबाता जो कि यहाँ पर इन सब की बातें सुन रही थी, वो लुओ फेंग से कहने लगती है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर 108 रॉयल सी मौजूद होंगे और वो भी 108 प्रिंस के साथ है। यार यहाँ पे कितने सारे प्रिंस हैं। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि नहीं, इनका कनेक्शन कुछ और ही है। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो सारे रॉयल सी है ये असल में एक इंसान से कनेक्टेड है और वो और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है जो कि हमारा शिकार कर रहा था। जिसके बाद लुओ फेंग अपना क्रेजी आइडिया यहाँ पे बाबाता को बताता है कि मेरे थर्ड क्लोन के लिए जो चीज मुझे चाहिए वो असल में मुझे इनके रॉयल सी में ही मिलेगा या फिर इनके एंसेस्ट्रल पूल में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग इस बारे में बात करने के लिए सीधा केओस सिटी लॉर्ड से कांटेक्ट करता है और वहाँ पे इन्हें सारी बात बता देता है, साथ ही उसी लेक और 108 प्रिंस के बारे में भी। यहाँ पे लुओ फेंग इनके नामों को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो केओस सिटी लॉर्ड से उसे पता चलता है कि असल में जिस प्रिंस की तुम बात कर रहे हो वो असल में नाइन नीदर ओशन है और जो असल में नाइन नीदर लॉर्ड है वो असल में नाइन नीदर स्पेस है। यहाँ पे इनकी बातें लुओ फेंग के सिर के ऊपर से जा रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तभी केओस सिटी लॉर्ड बताने लगता है कि अगर तुम नाइन नीदर लॉर्ड की पावर, स्ट्रेंथ और अगर उसके स्टेटस की बात करो ना तो वो मेरे इक्वल है, यानी कि अगर उसे मार दिया जाए तो वो वापस से रिवाइव हो सकता है। इसी के साथ लुओ फेंग को एक बिटर पास्ट के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर नाइन नीदर लॉर्ड को मारने के लिए अजूरा लॉर्ड और वो जो आइस वुल्फ किंग है इन लोगों ने हाथ मिला लिया था, लेकिन इनकी प्लानिंग चौपट हो जाती है क्योंकि जो नाइन नीदर लॉर्ड है वो सीधा नाइन नीदर सी तक ले गया, जहाँ पर जाते साथ ही वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया और उस सी में समा गया। लेकिन यहाँ पर उसकी डिवाइन पावर्स उस सी के साथ मर्ज होते साथ ही इन पे हमला करती है और जो अजोर लॉर्ड होता है तो उसकी तो मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन जो आइस वुल्फ किंग है ये यहाँ से जैसे तैसे करके स्केप कर लेता है क्योंकि इसमें इसके पैलेस ने इसकी बहुत मदद की थी। स्काई वुल्फ पैलेस काफी स्पीड के साथ यहाँ से इसे लेकर रवाना हो चुका था, लेकिन इसके बाहर आते साथ ही चारों ओर ये खबर फैल चुकी थी कि नाइन नीदर लॉर्ड अब नाइन नीदर सी के रूप में जिंदा है और वो अपने इसी सी के पावर की मदद से बार बार रीजनरेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये सुनकर लुओ फेंग कंफ्यूज था कि तभी केओस सिटी लॉर्ड जानना चाहते थे कि आखिर लुओ फेंग उसके बारे में ये सब क्यों पूछ रहा है, तो वो यहाँ पर सारी बात बता देता है कि जो नाइन नीदर लॉर्ड है उसके 108 प्रिंस हैं और साथ ही 108 उन लोगों के रॉयल सी भी मौजूद है। इसी के साथ लुओ फेंग ये भी बता देता है कि असल में वो वहाँ पर जाकर अपने थर्ड क्लोन को बनाना चाहता है क्योंकि वो उस सी से कुछ जेनेटिक को बाहर निकालना चाहता है। जिस पर केओस सिटी लॉर्ड बताता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बात के लिए अलाउ तो करता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा और अगर परिस्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और नाइन नीदर लॉर्ड की बॉडी अगर तुम पे हमला करती है तो जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे तो उसे बता देना कि आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है, यानी कि तुम मेरा नाम उसे बता सकते हो। जो सुनकर लुओ फेंग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि तभी उसे पता चलता है कि जब यहाँ पर किंग डोयान को पता चला कि लुओ फेंग नाइन नीदर वर्ल्ड के अंदर फंस चुका है, वो भी उसी बंदे की वजह से जिसने कि उसे वहां तक दौड़ाया, तो भाई साहब किंग डोयान ना आओ देखता है ना ताओ और पहुंच जाता है उसके पास और उसकी बहुत बुरी तरीके से मार लगा देता है। और किंग डोयान तो यूनिवर्स वेनरेबल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, तो पावर लेवल उसकी बहुत बढ़ चुकी थी और इससे पहले कि वो उसे मार पाता कि तभी वहाँ पे वेनरेबल वन बस थोड़ी सी बातचीत के साथ यहाँ पे मामला संभाल लेता है और उस बंदे की जान बचा लेता है। ये सुनकर तो लुओ फेंग काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि चिंता मत करो, उस किंग जन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुओ फेंग अब एक परफेक्ट ओशन की तलाश में जुट जाता है जहाँ पर की फिलहाल के लिए कोई भी प्रिंस मौजूद ना हो और यहाँ पे स्पेस जैम करते हुए फाइनली वो एक जगह को ढूंढ लेता है और जैसे ही वहाँ करीब जाता है कि तभी पीछे से एक बंदा आकर बताने लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जगह कम्प्लीटली फॉरबिडन है, तो आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे लुओ फेंग बात को घुमा देता है और जिस पे ये बंदा यकीन भी कर लेता और यहाँ से चला जाता है और लुओ फेंग यहाँ पर पूरा रिस्क लेने के लिए रेडी था क्योंकि उसे हर हाल में अपना थर्ड क्लोन बनाना ही था। तो वो यहाँ पर चुपके से थोड़ी सी पानी को ले लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर लुओ फेंग को एक जोर का मुक्का पड़ता है और वो अगले ही पल नाइन नीदर लॉर्ड के सामने हाजिर था। यहाँ पर नाइन नीदर लॉर्ड उसे देखते साथ ही उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये जगह फॉरबिडन है, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। अब यहाँ पर वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए सारी बात बता देता है। साथ ही लुओ फेंग की ट्रू आइडेंटिटी भी इसके सामने आ जाती है और यहाँ पे ये कहने लगता है कि तुमने रूल को तोड़ा है तो ह्यूमन तुम्हें अब इस बात के लिए सजा मिल के रहेगी। अब यहाँ
पे लू फेंग समझ आता है कि अब तो बताना ही पड़ेगा कि मेरा मास्टर कौन है। और उससे पहले जैसे ही वो कुछ कहने वाला था कि तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? बिल्कुल नहीं, इतना छोटा काम मैं नहीं करने वाला। तुम्हें मारने के रीजंस तो है, लेकिन मुझे पता है कि तुम एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के चुने हुए बंदे हो और तुम्हारा नाम तो स्पेशल लिस्ट में भी है, और इसीलिए तुम्हारी जान के बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस नाइन नीदर वर्ल्ड के एक गार्ड बन जाओ। अब यहाँ पे वावाता को तभी याद आता है, कहने लगती कि लू फेंग तुमने तो बीस्ट गॉड के स्क्रप्चर के 5th लेवल को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया ना, जिसका मतलब ये है कि तुम अब एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के प्राइम मेंबर बन चुके हो, और जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पे लू फेंग इसके ऑफर को मान जाता है, जो सुनते साथ ही यहाँ पे जो नाइन नीदर लॉर्ड होता है वो यहाँ पर उसे एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट का एक टोकन देते हुए कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो, और बताता है कि इस टोकन के जरिए से तुम बाहरी दुनिया और अपने सेक्टर से कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ वो लू फेंग को यहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन उसके जाते साथ ही नाइन नीदर लॉर्ड तो काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि मैं जरा उन लोगों के चेहरे देखना चाहूंगा जिन्हें जब पता चलेगा कि ब्लेड रिवर किंग अब मेरे नाइन नीदर वर्ल्ड का गार्डियन बन चुका है। वाकई में इन सभी के चेहरे देखने लायक होंगे। अब यहाँ पे हम एरो किंग को देखते हैं, जहाँ पर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, वो तो यहाँ पर नाचना गाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर लू फेंग जो है थर्ड क्लोन बनाने का काम शुरू कर देता है। वापस से वही सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी इस सारे जेनेटिक को आपस में फ्यूज करना भी शुरू कर देता है। और यहाँ बाबा बताती है कि 600 साल के अंदर अंदर ये जो थर्ड क्लोन है ये कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। अब लू फेंग कहने लगता है कि अब मेरे पास एक इमॉर्टल जैसी पावर आ चुकी है, अगर मैं मर भी चाहता हूँ तो मैं बार बार जन्म ले सकता हूँ, और जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। और ये सब कुछ हो पा रहा है तो सिर्फ उसी जेनेटिक के चलते, और सही मायने में मैं अब जाके इमॉर्टल बनूंगा। सो होमीज, हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन यहीं से लू फेंग की जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, और नेक्स्ट वीक के एपिसोड में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। सो होमीज, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 500 कमेंट्स का, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।